हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। बच्चों, कैलकुलस जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके बिना आप फिजिक्स नहीं कर सकते, इसके बिना आप मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलस। और दोनों सालों में यानी कि 11th क्लास में 12th क्लास में फिजिक्स में तो आएगा ही ये। और इसी के साथ 12th क्लास में मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो कैलकुलस से ही रिलेटेड है। इसलिए हम अभी से ही इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, समझ के चलेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका रहेगा इंट्रोडक्शन एंड नीड ऑफ कैलकुलस, कि कैलकुलस की हमें नीड क्यों पड़ी, क्यों ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ रहा है, कहाँ से आया कैलकुलस, कैसे बनाया गया, वो हम समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ कैलकुलस, यानी कैलकुलस को कितने हिस्सों में पढ़ा जाता है, कितने पार्ट, कितने टाइप होते हैं कैलकुलस के। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉलेज ऑफ लिमिट, यानी कि किसी भी फंक्शन की, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन की लिमिट क्या होती है। क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको लिमिट की थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो लिमिट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि कैलकुलस जो है वो दो चीजों से बना है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, सारी टाइप्स हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो बच्चों, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलकुलस। ठीक है। देखिए कैलकुलस क्या है, कैलकुलस की क्या नीड पड़ी, क्यों हमें कैलकुलस पढ़ना पड़ता है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। ठीक है। जिससे आप समझ पाएंगे कि कैलकुलस की नीड क्या पड़ी। देखो, अगर मैथमेटिक्स में मैं आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखाऊं, ठीक है, दिस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है। इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी, और मैं पूछूं कि बच्चों इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल के दिखाओ। ठीक है। मैथमेटिक्स में आपसे ये सिंपल सा सवाल पूछा कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दिखाओ। तो आप बड़ी आसानी से एरिया निकाल दोगे। आप बोलोगे सर एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। इजिली आप ये सारा एरिया निकाल पाओगे। क्लियर है। अब मैं आपसे एक दूसरी प्रॉब्लम पूछता हूं। मेरे पास एक इस प्रकार एक रैंडम शेप है। ठीक है। मुझे इसका एरिया निकाल के दिखाओ। क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? क्या ऐसा कोई वेल डिफाइंड फॉर्मूला हमारे पास है कि इस रैंडम शेप का आप एरिया निकाल पाओ? नहीं ना। और इसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही कंसेप्ट बनाया गया है कैलकुलस। यहां पर नीड आती है कैलकुलस की। ठीक है बच्चों। अब कैलकुलस बनाया किसने था? देखिए इसमें दो लोगों का रोल है सबसे ज्यादा। इनिशियली जो कैलकुलस, जो हमको इंट्रोडक्शन जो दिया गया वो किन्होंने दिया? दैट इज सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने आई गेस 23 साल की उम्र में कैलकुलस को बनाया था। ठीक है। और उसके बाद आगे इस पर काम किया गया बाय गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज। तो इन दोनों ने मिलकर कैलकुलस जो भी हम आज पढ़ते हैं, वो जो सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सारा इन दोनों का जाता है। ठीक है। अब देखिए, तो सवाल पर वापस आते हैं। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया मैं कैसे निकालूं? तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए इन्होंने एक ट्रिक दी कि ये जो शेप है बच्चों, इस शेप के एरिया को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप है ना इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बना दो, कुछ इस तरह। ठीक है। छोटे छोटे आप इसके अंदर बॉक्स बना लो। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने इस पूरे एरिया को इन छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब ये बॉक्स एक तरीके से रेक्टेंगल है ना?
ये बॉक्स क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इन सारे रेक्टेंगल को के एरिया को मैं आपस में जोड़ दूं बच्चों, तो क्या हमारे पास इस शेप का एरिया आ जाएगा? इस पूरी शेप का एरिया आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन सर यहां पर कुछ हिस्सा बच गया, यहां पर कुछ हिस्सा बच गया है ना, ये तो आया ही नहीं, इसके अंदर कवर ही नहीं हुआ। यानी कि इस मेथड से अगर मैं जो एरिया निकालूंगा वो एग्जैक्ट एरिया नहीं होगा, वो अप्रोक्स एरिया होगा। क्या बात सही है? बिल्कुल ठीक बात है। तो इस टेक्निक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस रैंडम शेप का एरिया निकालने के लिए। अच्छा, एरिया और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा नजदीक और एक्यूरेट निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाए हैं, इन रेक्टेंगल की विड्थ को छोटा कर दूं? देखो, ये रैंडम शेप थी हमारे पास, और अगर मैं इन रेक्टेंगल की शेप को, इनकी विड्थ को बहुत ही कम कर दूं और बहुत सारे रेक्टेंगल बना दूं, यानी कि अमाउंट ऑफ रेक्टेंगल ये जो मैंने बनाए हैं, ये रेक्टेंगल में ज्यादा से ज्यादा बनाऊं और इनकी विड्थ जो है कम कर दूं, ठीक है? ये देखिए कुछ इस प्रकार। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल की संख्या बढ़ा दी है और इनकी विड्थ को कम कर दी है। जितनी ज्यादा आप इन रेक्टेंगल की विड्थ कम करोगे और बहुत सारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल आप बनाओगे, उतना ही एक्यूरेट एरिया मैं निकाल सकता हूं बच्चों। सही बात है। तो इस तरह अगर मैं रेक्टेंगल्स बना दूं बहुत ही, जिनकी विड्थ काफी ज्यादा कम है, और उनकी अमाउंट अगर मैं बढ़ा दूं, तो जो एरिया आएगा, इन सारे रेक्टेंगल के एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो एरिया बच्चों, वो एरिया ज्यादा एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है? और इसी चीज को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? कैलकुलस। समझ में आया? इसी चीज को क्या बोलते हैं? कैलकुलस। बच्चों कैलकुलस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एंड द सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन। आसान भाषा में बात करें, डिफरेंशिएशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है तोड़ना, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ध्यान से समझे, ये इसी वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो ये जो रैंडम शेप का मैंने एरिया निकालने की कोशिश की, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो बच्चों इस पूरे एरिया को कैसे बनाया गया है? सर इस पूरे एरिया को बनाया गया है छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को जोड़ के। इसमें से अगर मैं एक रेक्टेंगल ये उठा लूं, तो बेसिकली इनमें इनको मैंने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और बहुत सारे रेक्टेंगल से मिलके ये पूरी फिगर बनी है। इसी चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि तोड़ना, बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट में इसको तोड़ दिया, डिफरेंशिएशन। ठीक है? अब इतने सारे रेक्टेंगल्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल थे, और इन सारे रेक्टेंगल को देखो यहाँ पे जोड़ा गया है। क्या क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो ये जोड़ना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? फंक्शंस का करेंगे। मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों इसी चीज को कैलकुलस बोलते हैं। वन बाय वन हम अच्छा खासा टाइम डिफरेंशिएशन पर लगाने जाएंगे और अच्छा खासा टाइम हम इंटीग्रेशन पे लगाएंगे, ताकि हम सीख जाएं आसानी से, और फिजिक्स में अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम आसानी से कर पाए। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन सीखना है, लेकिन डिफरेंशिएशन से भी पहले आपको पता होना चाहिए लिमिट क्या होती है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। बहुत साल बीत जाते हैं, मैथमेटिक्स करते रहते हैं, लेकिन किसी को मीनिंग नहीं पता होता कि लिमिट का मतलब क्या होता है। तो आज हम लिमिट को अच्छे से समझने वाले हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूं।
आप कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि डेफिनेशन से आपके भेजे में कुछ जाता है या नहीं जाता है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होती है मैथमेटिक्स में? देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to tends to a limit L as its variable x approaches a constant a, x approaches to a, ऐसे लिखते हैं, x approaches to a such that the absolute difference between function fx and limit L as x approaches to a is negligible small but not zero। ठीक है, और लिमिट को लिखते कैसे हैं? लिमिट एल टी एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी लिमिट एल। ठीक है, किसी भी लिमिट को ऐसे लिखा जाता है। अब एक बार जरा ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़िए। क्या कहता है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू टेंड्स टू ए लिमिट एल एज इट वेरिएबल एक्स अप्रोचेस ए कांस्टेंट ए, x approaches to a such that the absolute difference between fx and L as x approaches to a is negligible small but not zero। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। देखो, y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब ये है कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि x उसके अंदर वेरिएबल है। x एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। जैसे एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन ले सकते हैं, जैसे कि x का क्यूब -8 डिवाइड बाई x -2। ठीक है, ये मैंने एक मैथमेटिकल फंक्शन लिया। बच्चों एक बात बताओ, इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, यानी कि एट x इक्वल टू 2, अगर मैं x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालूं, y की वैल्यू निकालूं, या यूं कहूं कि एफ एक्स की वैल्यू निकालूं, तो मैं क्या करूंगा? x की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा? 2 का क्यूब डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2 -2, यानी कि क्या 0/0 फॉर्म आई। और 0/0 मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। सीधी बात है। तो ये मैंने फंक्शन लिया, यानी कि बच्चों अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू को 2 पुट कर दूं तो मैथमेटिकल में कोई वैल्यू ही नहीं आती, नॉट डिफाइंड हो जाता है। बट अगर मैं कोई ऐसी वैल्यूज लूं जो कि 2 के बिल्कुल नजदीक हो, यानी कि बट फॉर ऑल वैल्यूज बट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x वेरी क्लोज टू 2, अगर मैं x की जगह कोई ऐसी वैल्यू ले लूं जो 2 के बहुत नजदीक है, 2 से कम भी हो सकती है और 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? बताना जरा। देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर ले लूं, सपोज कीजिए 2 के बहुत नजदीक एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1.98, ये वैल्यू ले लेता हूं। ऐसे में बच्चों इस फंक्शन की क्या वैल्यू रहेगी? f ऑफ x इज इक्वल टू 1.98 का क्यूब -8 डिवाइड बाई 1.98 1.98 -2।
न्यूमेरिकल वैल्यू की मैं सिंपली बात कर रहा हूं। तो बच्चों ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये वैल्यू 11.88 आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब फंक्शन की वैल्यू यानी जब x की जगह हम 2 ले रहे थे, उस टाइम पर वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही थी। लेकिन अगर मैं वैल्यू 2 के बिल्कुल नजदीक लूं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 11.88। अच्छा जी, कुछ और क्लोज वैल्यू लेते हैं, जैसे कि x की वैल्यू 1.99 लो, तब फंक्शन की वैल्यू इसी तरह हम वैल्यू को पुट करेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 11.94 के करीब आएगी। अगर मैं x की वैल्यू सपोज करो 2 के नजदीक है, 2.01 ले लेता हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू 2। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तब फंक्शन की वैल्यू 12.06 आएगी। और नजदीक ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 2.02 ले, ऐसे में फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? 12.12 आती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का सिंपली मतलब ये है कि जब x की वैल्यू हमने 0 ली, सॉरी x की वैल्यू हमने 2 ली, एग्जैक्टली 2 ली, तब फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही थी, नॉट डिफाइंड। लेकिन जब हमने x की वैल्यू क्लोज टू 2 ली, उस समय पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई? देखो, आप देख सकते हो 11.94, 12.06, 12.12, यानी लगभग वैल्यू 12 के नजदीक आ रही है। तो इसीलिए इसी चीज को हम लिमिट में रखते हैं। क्या बोलते हैं लिमिट में हम? तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 2। x की वैल्यू 2 के क्लोज है, 2 की तरफ है, 2 के बिल्कुल नजदीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको क्या बोलते हैं? x अप्रोचेस टू 2, या फिर x टेंड्स टूवर्ड्स 2, यानी वैल्यू x की 2 के बिल्कुल नजदीक है, हमने एक लिमिट लगा दी। तो ऐसे में ये जो फंक्शन था हमारे पास x³ - 8 डिवाइड बाई x-2, इस पे ही ये लिमिट लगाई है, x अप्रोचेस टू 2, तब वैल्यू हमारी कितनी आती है? 12। और इसी चीज को बच्चों लिमिट बोलते हैं। तो ऊपर हमने इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया था, लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) एट x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू सम वैल्यू, सम लिमिट। ठीक है बच्चों, इसी चीज को मैथमेटिक्स में लिमिट बोलते हैं। ठीक। अब फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स के फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम कुछ लिमिट्स का यूज करने वाले हैं और उनकी नॉलेज आपको पहले से होना जरूरी है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं। लिमिट थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स 0 या अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। अगर एक फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा और उस पर लिमिट लगा दें कि थीटा अप्रोचेस टू 0, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 के बहुत नजदीक है, यानी एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, तो ऐसे में ये फंक्शन किसके बराबर हो जाता है बच्चों? थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये लिमिट का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरी बात, अगर मैं लिमिट ले लूं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, अगर फंक्शन ऐसा है तो ऐसे में इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। क्लियर? तीसरा, लिमिट थीटा टेंड्स टूवर्ड्स 0 और अप्रोचेस टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 4, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। नंबर 5, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tangent theta divided by theta, that is equal to 1. And the last one, that is limit of a function x plus 1 by x to the power x, अगर ऐसा कोई फंक्शन है, या फिर ऐसा भी फंक्शन हो सकता है लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई टू द पावर 1 बाई वाई, यहां भी x अप्रोचेस टू 0 है, टू द पावर 1 बाई वाई, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये e के बराबर होता है। e हमने आपको पहले भी बताया था, e का फॉर्मूला याद है ना सबको? क्या होता था? दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल
+1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और इसकी जो वैल्यू होती थी कितनी आती थी, 2.718। ठीक है जी। तो ये कुछ लिमिट के फॉर्मूलेज हैं जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए। तो लिमिट की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इससे पहले कि हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको यहां तक समझ में आया होगा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द न्यू टॉपिक, द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बच्चों टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का आसान भाषा में क्या मतलब होता है, तोड़ना, किसी फंक्शन को सबसे छोटी यूनिट के अंदर तोड़ना। ठीक है, और आगे हम एक टर्म बार बार यूज करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का भी मतलब यही होता है, स्मॉल चेंज। एक और हम सिंबल यूज करेंगे, दैट इज डेल। इसका मतलब भी यही होता है बच्चों, स्मॉल चेंज। ठीक है। एक आसान भाषा में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल लेते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में है क्या। सपोज करो हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, एक दीवार है। बच्चों ये दीवार जो है ये किससे मिलकर बनी है? आप बोलोगे सर ये तो ब्रिक से मिलकर बनी है ना, ये ब्रिक से मिलकर बनी है। तो ये कैसे बनी? जब हमने एक ब्रिक इसमें से उठाई, ये एक ब्रिक हमने इसमें से उठाई, दिस इज अ वॉल एंड दिस इज अ ब्रिक। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स में समझ लो, ये वॉल एक फंक्शन है और इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये एक ब्रिक निकल के आई। तो इसी चीज को, ये जो ब्रिक निकल के आई है, इसी चीज को हम इस फंक्शन का, इस वॉल का क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे या डेरिवेटिव बोलेंगे। समझ में आया सबको? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएशन की मैथमेटिकल टर्म में? तो समझिएगा, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x. ठीक है। it is denoted by dy by dx। ठीक है। तो बच्चों डिफ की कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी फंक्शन है। सपोज करो y हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों अगर मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? ऐसे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको ये टर्म नजर आ रही है ना, डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स का मतलब होता है किसी भी फंक्शन, सपोज करो यहाँ पर ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो उसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक्स है ना अंदर वेरिएबल, तो एक्स वेरिएबल है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी बाई डी एक्स, और इसी को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और यही सिंबल होता है बच्चों डिफरेंशिएशन का।
ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस बात को समझने में। हो सकता है आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जितने ज्यादा सवाल करने हम शुरू करेंगे ना, आपके दिमाग में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, वीडियोस को कंप्लीट देखना है, ध्यान से देखना है, मैं गारंटी देता हूं डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब आगे थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पोर्शन हम देख लेते हैं। लेट लेट y is a function of x such that y is equal to fx। मैंने कहा कि y एक x का फंक्शन है, ठीक है, y एक x का फंक्शन है, f of x यहां पर एक फंक्शन है, और यहां पर बच्चों x जो है ना, x ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या मतलब है इसका? यानी कि बच्चों कोई भी मैं फंक्शन लूंगा, x में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, इंडिपेंडेंट है, लेकिन y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x पे डिपेंड करेगी। यानी कि x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो y x पे डिपेंड करता है, इसलिए y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सपोज करो इस प्रकार हमारे पास फंक्शन था, एंड x इज इंक्रीज्ड let x is increased by small amount by small amount। मैं कहता हूं मैंने x की वैल्यू को जरा सा चेंज किया, जरा सा बढ़ाया, कितनी अमाउंट से? डेल x। बच्चों यहां पर जो ये सिंबल है ना डेल, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेल। और ये क्या दिखाता है? दिस शो स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज। यानी कि मैं कह रहा हूं कि मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया, एक थोड़ा सा चेंज लाया। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे बच्चों हमारा फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? अगर मैंने x को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया डेल x से, तो y विल ऑल्सो इंक्रीज। y विल ऑल्सो इंक्रीज कितनी अमाउंट से? भाई डेल y अमाउंट से। अगर x बढ़ा दिया डेल x से, तो y भी डेल y से बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? यानी कि y, पहले फंक्शन y था, अब y प्लस डेल y हो गया। तो उसी प्रकार फंक्शन में भी चेंज आएगा, f ऑफ x प्लस क्या, कितना चेंज गया? x प्लस डेल x। इस प्रकार फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो बच्चों चेंज आया कितना? डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं? डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। अब डेल वाई है क्या? डेल वाई क्या है? कितना चेंज आया वाई में? भाई पहले फंक्शन बढ़ गया था एक्स प्लस डेल एक्स से, और उसमें से माइनस कर दिया पहले वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एंड डिवाइड बाय व्हाट? डेल एक्स। इसी चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर अगर हम लिमिट लगाएं, लिमिट क्यों लगाएंगे? क्योंकि डेल्टा एक्स, क्या बोला था मैंने कि एक्स की वैल्यू को स्लाइटली इंक्रीज करा है, जरा सा इंक्रीज करा है। तो इसलिए अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। क्या ये वैल्यू क्या आई थी? ऊपर लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों एक बात याद रखना, एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो डेल है, ये डेल है, ये डेल क्या बताता है? ये डेल बताता है स्मॉल चेंज। ये डेल क्या बताता है? स्मॉल चेंज। और ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ना, डी, डी बाय डी एक्स, ये हमेशा इकट्ठे लिखा जाता है। ये क्या बताता है? दिस इज टेलिंग अस द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। और क्या बताता है? डेरिवेटिव। ठीक है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं और आपको एक बात समझा देता हूं। देखो, जब भी आपको एक फंक्शन दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जाए, सपोज करो मैं आपको y इक्वल टू एक फंक्शन है f ऑफ x, कैसा दिखता है फंक्शन? सपोज करो ऐसा ही फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू। आप मुझे एक बात बताओ, x में चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा ना? x में चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा।
और अगर मुझे इस y का डिफरेंशिएशन करना हो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा? d बाई डी एक्स, किसका? y का। d बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यों लिखा? क्योंकि फंक्शन में x था। सपोज करो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन हो y, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक फंक्शन है l इज इक्वल टू f ऑफ t, ये एक फंक्शन है, और f ऑफ t एक फंक्शन है t का। तो सपोज करो कुछ भी हो सकता है, लेट से हम ले लेते हैं 2t क्यूब प्लस t, ये एक फंक्शन है। तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d बाई डी टी आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है। तो d बाई डी टी किसका? l का। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? चेंज इन l विद रिस्पेक्ट टू t, या d बाई डी टी ऑफ l, या डिफरेंशिएशन ऑफ l। ऐसे पढ़ते हैं इसको। समझ में आया? क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये बिल्कुल करेक्ट वे है। कभी भी ऐसे, अब यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि d बाई डी एल कर दिया किसका? t का। दिस इज रॉन्ग। ये फर्क समझे। कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, वो फंक्शन जिस पे डिपेंड करता है वही वैल्यू यहाँ पे नीचे आती है। ये फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा था तो नीचे x आया, ये फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा था तो नीचे t आया। इस बात को ध्यान देना है। d का मतलब है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, और डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज। इतना याद रखें। क्या बात भेजे में घुसी? कुछ बात समझ में आई सभी को? तो चलिए बच्चों, अब हम ग्राफ से डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ से देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन विद ग्राफ। ग्राफ से समझते हैं। सपोज वी हैव ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, और बच्चों उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, एक ग्राफ बनता है जो कि कुछ इस तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ बनता है। ग्राफ तो समझते होगे, x एक y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, कोई भी वो फंक्शन हो सकता है, और उसमें x की वैल्यू बार बार पुट करेंगे। यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है। तो x की जो जो वैल्यू पुट करेंगे y की एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती चली जाएगी, और इस प्रकार हमारे पास एक फंक्शन बनता है। ठीक, यहाँ पे इस आर्क का मैं एक कोड ले लेता हूँ, P से लेके Q तक। ठीक है, ये मैंने एक कोड लिया है, कोड P, और इसको नाम दिया Q। ठीक बच्चों, अब इसको मैंने x एक्सिस के साथ ऐसे जोड़ दिया। ठीक बच्चों, ये एंगल है, इस एंगल को मैं नाम देता हूं एंगल अल्फा। अब यहां पर P हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y रहे होंगे, और कुछ देर बाद वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, और इस पॉइंट पर ये जो P से लेके ये जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज x, ये जो चेंज है P से S का जो दूरी है, सपोज लेट दैट डिस्टेंस इज डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब x की वैल्यू में चेंज आया है। पहले x की वैल्यू यहां पर थी, अब x की वैल्यू यहां पर है, चेंज आया है, स्मॉल चेंज। ठीक है, सो दिस इज अ स्मॉल चेंज डेल एक्स, और Q से लेके S तक दिस इज अ वर्टिकल चेंज। देखिए y एक्सिस में चेंज है, इसको मैंने नाम दिया डेल y। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल सी बात है, पी एस जो है, यानी P से लेके S तक की जो ये वाली दूरी है PS, ये PS कितना है बच्चों? दैट PS इज व्हाट? दैट इज डेल x। और जो QS है, QS यानी कि दैट वर्टिकल डिस्टेंस, दैट QS, ये है डेल y।
क्लियर है बच्चों? तो ऐसे में अगर मैं निकालूं स्लोप, स्लोप क्या होता है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, डेल y बाय डेल x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो अल्फा एंगल है, यानी कि टेंजेंट अल्फा जो होगा, टेंजेंट अल्फा, यही स्लोप होगा बच्चों, यही स्लोप होगा। और ये स्लोप किसके बराबर है? दैट इज QS बाई PS। किसके बराबर है? QS बाई PS, यानी कि इसी चीज को हम लिख सकते हैं डेल y बाई डेल x। और ये किसके बराबर है? डेल वाई में चेंज आया होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y प्लस डेल वाई माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? डेल x। तो आप सभी को पता है y एक फंक्शन था fx, और y में डेल y के बराबर चेंज आएगा अगर x में डेल x के बराबर चेंज आएगा। तो इसी चीज को यहां पर हम पुट कर देंगे, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल y बाय डेल x दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ग्राफिकल मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूं डिफरेंशिएशन क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो स्लोप है इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा और क्लियर आपको क्वेश्चन से होगा, जितने ज्यादा हम सवाल लगाएंगे उतने ही ज्यादा आपके डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन रखते हैं। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके अंदर हम सारे रूल्स जो है हम फॉलो करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज जो है वो हम लिखेंगे और वन बाय वन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।